हेलो गाइस, आज हम जानेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ये अस्थमा लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जाना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है। दोस्तों, ब्रोंकियल अस्थमा को सांस की बीमारी, दमा की बीमारी या फिर सांस फूलना बोला जाता है। दोस्तों, जो ब्रोंकियल एयरवे होता है यानी कि जो सांस की नली होती है उसमें सिकुड़न आ जाती है। जब सिकुड़न आ जाएगी तो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं मिल पाती है, जिस वजह से आप पेशेंट को देखेंगे उसकी सांस फूलने लगती है, उसको सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसे पेशेंट जब बैठते हैं तब भी उनकी हल्की सांस फूलती रहती है, या फिर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, सीढ़ी चढ़ लेते हैं, तो ऐसे लोगों की सांस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फूलने लगती है। अचानक से ही काफ़ी परेशानी होने लगती है। ऐसे पेशेंट्स रात में ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, लेटने पे ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, क्योंकि बैठने पे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि जो सांस की नली होती लेटने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए उनको समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, ब्रोंकियल अस्थमा दो तरह का होता है। एक क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा होता है और एक एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा होता है। दोस्तों, जो क्रॉनिक अस्थमा होता है ये पुराना नहीं होता। किसी की हिस्ट्री आप पूछेंगे उसको हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं रही होती है, लेकिन उसको अचानक से ही उसकी सांस फूलने लगती है। आप कह सकते हैं उसको सांस का दौरा जैसा पड़ता है। कई बार क्या होता है, जब मौसम बदलता है, ठंड बढ़ने लगती है या फिर मौसम में नमी बढ़ने लगती है, तो जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से अचानक ही आप देखेंगे ऐसे लोगों की सांस फूलने लगती है। ये परेशानी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग लोगों में भी हो जाती है। छोटे बच्चों में प्रॉब्लम अचानक से होती है और ठीक हो जाती है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको ये समस्या नहीं जल्दी जाती है, उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लेना पड़ता है। या फिर जो लोग धूल पोल्यूशन वाली जगह पे जाते हैं, या फिर उनको एलर्जी होती है धूल से, मिट्टी से, या फिर ठंडे पानी से, या फिर ठंडी जो हवाएं चलने लगती है, शीत लहर चलने लगती है, इससे उनको एलर्जी होती है। इस वजह से भी उनकी सांस अचानक से ही फूलने लगती है। तो आप कह सकते हैं अचानक से ही सांस का दौरा पड़ता है अगर किसी को, तो इसको क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा बोला जाता है। लेकिन जो एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा होता है ये अचानक से नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स को सांस की बीमारी लंबे समय से रहती है। आप देखेंगे ऐसे पेशेंट्स को हमेशा थोड़ी थोड़ी सांस फूलती रहती है, बैठे रहने पर उनकी सांस फूलती है, लेटे हैं तब भी हल्की हल्की उनकी सांस फूलती रहती है। तो ऐसे दमा के मरीज या फिर सांस के मरीज बोले जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जब पेशेंट थोड़ा काम कर लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, या भी थोड़ा सा भी अगर दौड़ते हैं, तेज तेज चलते हैं, तो इनकी सांस बहुत ही ज़्यादा फूलने लगती है, उनको काफ़ी परेशानी होने लगती है, इसलिए उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे वो हमेशा इनहेलर, रोटा कैप जो आते हैं, मशीन आती है, वो रेस्प्यूल्स होते हैं उसमें रोटा कैप डाल के, जैसे एरोकार्ड, फोरोकार्ड ये आते हैं, ये मशीन साथ में ही रखते हैं अस्थमा वाली। जब उनको सांस का दौरा पड़ता है तो वो तुरंत ही एक रेस्प्यूल ले लेते हैं, यानी कि रोटा कैप डाल के मशीन से खींच लेते हैं, तो उनको रिलीफ मिल जाती है। जो दमा का, अस्थमा का दौरा पड़ता है उनको अचानक से, वो रिलीफ उसमें मिल जाती है उनको। तो ये दो तरह का अस्थमा होता है, क्रॉनिक होता है और एक्यूट होता है। दोस्तों, जो अस्थमा होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। कई लोगों को एलर्जी रहती है बदलते हुए मौसम से, या फिर उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। जिन लोगों की बीमारी लड़ने की क्षमता कम होती है तो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी पकड़ लेते हैं, तो ऐसे लोगों को सांस फूलने लगती है और इसके साथ ही उनको खांसी बहुत ही ज़्यादा आती है। आप दमा के मरीजों को देखें, उनको सांस फूलने के साथ साथ उनको खांसी भी आने लगती है। दोस्तों, जब किसी को खांसी आती है उनको स्पुटम बनने लगता है। जब स्पुटम सांस की नली में फंस जाता है तो उन्हें सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। वो खांसते रहते हैं जब तक कि वो स्पुटम नहीं निकल जाता है, तब तक खांसते रहते हैं। जब स्पुटम बाहर निकल जाता है, जो बलगम होता है बाहर निकल जाता है, तब वो ऐसे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और इसके साथ ही जो अस्थमा की बीमारी होती है जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि अगर उसके घर में किसी की हिस्ट्री रही है, जैसे उसके पिता को रही हो, उनके दादा को रही हो, तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि उनके आने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें भी दमा की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, अस्थमा सभी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रॉब्लम छोटे बच्चों में और बुजुर्ग पेशेंट्स में देखी जाती है, या फिर जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ये समस्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है,
और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ऐसे लोगों को दमा की बीमारी या फिर सांस की बीमारी हो सकती है, उसके साथ ही खांसी भी आ सकती है। इसके अलावा जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआं वाला नशा करते हैं, कई लोग गांजा पीते हैं, तो धुआं वाला नशा करने की वजह से उनके जो फेफड़े होते हैं उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो धुआं होता है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, सांस की नली को सिकोड़ देता है, इस वजह से भी ऐसे मरीजों की सांस फूलने लगती है। आपने आसपास देखा होगा जो लोग गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो ऐसे लोगों की सांस हमेशा फूलती रहती है, बोलने में परेशानी होती है, ऐसे मरीजों को खांसी बराबर आती रहती है और बलगम बनता रहता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं अस्थमा के, जैसे कि किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से। कई लोग होते हैं उनकी बीमारियों का इलाज चल रहा होता है लंबे समय से, जैसे कि पेन किलर मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है और भी कई सारी दवाएं होती हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भी लोगों में अस्थमा की बीमारी हो सकती है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कोई दमा का मरीज है उसका किस तरह से इलाज करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पे आया है या फिर घर पे है, उसके चेस्ट को एग्जामाइन करना चाहिए, आपको उसकी छाती देखनी चाहिए। आप उसके कपड़े हटाकर देखिए, उसकी जो पसलियां होती हैं बहुत ही तेज तेज चल रही होती हैं। ये ज्यादातर समस्या बच्चों में होती है, बच्चों में जरूर देखना चाहिए, उनकी जो पसलियां होती हैं चलने लगती हैं, हिलती हुई दिखाई देती हैं, तो आप कह सकते हैं कि सांस फूल रही है पेशेंट की। और इसके साथ ही जो स्टेथोस्कोप होता है, जिसको आला बोलते हैं, डॉक्टरों के पास होता है, जब अस्कल्टेशन आप करेंगे, उसकी छाती पे आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे और सुनेंगे, उसकी छाती से आपको साए साए की आवाज सुनाई देगी, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगी। कई बार क्या होता है स्टेथोस्कोप लगाने से भी आवाज नहीं कोई सुनाई देती है, सिर्फ साए साए की आवाज सुनाई देती है। सबसे पहले तो पेशेंट से हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसको कितने दिनों से ये प्रॉब्लम है, उसके घर में तो नहीं किसी की सांस फूलती है या फिर कोई टीबी का मरीज तो नहीं उनके घर पे है, उसको अचानक से ही ये समस्या हुई है या फिर लंबे समय से वो सांस का मरीज है। ये सारी हिस्ट्री आपको जरूर लेनी चाहिए। और भी सिम्टम जरूर पूछने चाहिए, जैसे कि आपको खांसी तो नहीं आ रही है, अगर खांसी आ रही, सूखी खांसी आ रही है या फिर बलगम वाली खांसी आ रही है, फीवर तो नहीं आ रहा है, पसलियों में दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं ट्रेवलिंग तो नहीं की या फिर ज्यादा पोल्यूशन वाली जगह पे तो नहीं गए, धुएं वाला काम तो नहीं करते हैं, कोई स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, गांजा बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर पेशेंट से पूछनी चाहिए। उसके बाद पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। अगर आपके पास पेशेंट आया है, टेस्ट क्या करा सकते हैं, आप एक्सरे जरूर कराइए। जब एक्सरे कराएंगे उसमें आपको धब्बे जैसे दिखाई देंगे, अगर अस्थमा का मरीज है उसमें धब्बे दिखाई देते हैं, ये धब्बे क्लियर नहीं दिखते हैं, हल्के हल्के दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें स्पुटम भरा हुआ था, म्यूकस भरा होता है, तो वो दिखाई देगा। और इसके साथ ही आपको ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, स्पुटम की भी जांच करा सकते हैं, यानी कि बलगम की जांच करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको क्या देखना होता है, आपको हीमोग्लोबिन पेशेंट का देखना होता है, टीएलसी देखने होते हैं, टीएलसी काउंट तो नहीं बढ़ गए हैं, इसके साथ ही लिम्फोसाइट, इस्नोफिल जरूर देखना चाहिए। अगर पेशेंट को इस्नोफिलिया है, इस्नोफिल 5% से लेकर 10% है, तब आपको समझ लेना चाहिए पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, एलर्जी का अस्थमा है। इसके साथ ही बहुत ही सारी सावधानियां रखनी होती है पेशेंट को, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, खुली हवा में सांस लेना है। अगर आप पोल्यूशन वाली जगह पे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ से थोड़ा बच के रहना है, मास्क लगाना है, धुएं से बचना है, स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, सिगरेट बीड़ी वगैरह ये जो आप पीते हैं इनको बंद कर दें, धुएं वाला नशा बिल्कुल भी ना करें। ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, इसको अवॉइड करें। और इसके साथ ही आपको खट्टे फल नहीं लेने हैं, जैसे कि मिर्च, खटाई, ज़्यादा मिर्च, तला भुना मिर्च, मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी है। संतरा, नींबू, आंवला, ये खट्टी चीज़ें होती हैं, इनका सेवन नहीं करना है। अगर खट्टी चीज़ों का सेवन करेंगे तो म्यूकस ज़्यादा बनेगा, बलगम बनेगा, जिससे कि सांस और ज़्यादा फूलने लगती है। अगर कोई लंबे समय से मेडिसिन चल रही है तो आपको पता करना चाहिए मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से तो अस्थमा नहीं हो रहा है, और इसके साथ ही आपको मेडिसिन अस्थमा के लिए पेशेंट को देनी चाहिए। इसमें साल्बुटामॉल आती है, डेरिफाइलिन आती है, आस्थालिन आती है, ये अस्थमा के पेशेंट को दी जाती हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ये जो मेडिसिन होती हैं, डेरिफाइलिन, आस्थालिन आती है जिसमें साल्बुटामॉल होता है, इनको 2 से 3 बार पेशेंट को दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही स्टेरॉइड जरूर देने चाहिए। स्टेरॉइड अगर नहीं देंगे तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है। स्टेरॉइड क्या बेटनीसॉल दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन दे सकते हैं,
ओमना कार्टिल जैसे कि प्रेडनिसोलोन होता है, इसको दे सकते हैं। दिन में 3 बार तक स्टेरॉयड पेशेंट को स्टार्टिंग में दीजिए, जब रिलीफ मिल जाए तो स्टेरॉयड बंद कर देने चाहिए। और इसके साथ ही गर्म पानी पीने के लिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काढ़ा पिए, सूप पी सकते हैं गरम गरम, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ ही आपको सिरप देनी चाहिए। आस्थालीन सिरप आती है, आस्थाकाइंड एलएस आती है जिसमें लिवोसाल्बुटामॉल होता है, एम्ब्रोक्सल होता है, तो इस तरह की सिरप पेशेंट को दे सकते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो पेन किलर मेडिसिन दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोएसेक्लोफेनेक, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल पेशेंट को दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है अस्थमा के मरीज को, तो इंजेक्शन लगाना चाहिए। डेरिफाइलिन इंजेक्शन 2 ml और साथ में डेक्सामेथासोन 2 ml पेशेंट को लगाना चाहिए। आईवी दे सकते हैं या फिर आईएम दे सकते हैं, तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है। और इसके साथ ही एंटी एलर्जिक मेडिसिन जरूर साथ में देनी चाहिए, जैसे कि सिट्रजिन, लिवोसिट्रजिन, इनका इस्तेमाल लंबे समय तक पेशेंट को करना चाहिए। 2 से 3 महीने तक लगातार एंटी एलर्जिक मेडिसिन देनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर एसिनोफिलिया है, एसिनोफिल बढ़े हुए हैं, तो बेनोसाइड फोर्ट दिन में 3 बार तक 20 से 25 दिन तक ये टेबलेट लगातार पेशेंट को दी जानी चाहिए। इतना ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ ना मिले तो पेशेंट को हाई सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर दें। तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत होती है, यानी कि पेशेंट को भर्ती कराना होता है। तो दोस्तों इसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा ब्रोंकियल अस्थमा क्यों हो जाता है लोगों में, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें।